अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फ़हमीन और आप लोग देख रहे हैं द रियल डायरीज़। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल जफ़ा की एपिसोड 21 के बारे में, जो मुझे लगता है एक बहुत पावरफुल एपिसोड थी। फाइनली ज़ारा को पता चल जाता है कि हसन जो है वो उनसे झूठ बोल रहे हैं और वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा रहे। ज़ारा उनको कन्फ्रंट करती है, उनको कहती हैं कि भई नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड नहीं और रह सकती। तुम एक मेंटली अनस्टेबल इंसान हो, मैंने बहुत दफ़ा तुम पे ट्रस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। हसन थोड़ा-सा हमेशा की तरह सिचुएशन को गैसलाइट करने की कोशिश करते हैं कि भई नहीं, तुम इस तरह से बात ना करो, इस तरह से रिएक्ट ना करो, कल को बच्चे हो जाएँगे, फिर क्या करोगी? एंड ज़ारा इज़ लाइक कि ओके, एक तो पहली बात ये कि तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ कोई बच्चे नहीं कर रही, दिस इज़ माय राइट, दिस इज़ माय चॉइस एंड इट्स गोइंग टू बी माय डिसीजन। आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी किड्स विद यू एंड आई एम ऑलरेडी ऑन पिल्स, सो तुम सोचो भी मत। ये वो पॉइंट होता है कि हसन इज़ कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल और वो जो है ज़ारा को थप्पड़ मारते हैं। नॉर्मली जब ड्रामे के अंदर कोई भी थप्पड़ वाला सीन आता है तो मुझे इतना मैं उसके फ़ेवर में नहीं होती, बट ये वो सीन था जहाँ पर आपको समझ आ रही है कि अच्छा ये थप्पड़ किसी टीआरपी या किसी रेटिंग के लिए नहीं है, बल्कि एक्चुअली हसन के कैरेक्टर से आप यही एक्सपेक्ट करते हो। हसन वो इंसान है जो ज़ारा अगर कभी उसको बुद्धू बोल देती थी या कोई मज़ाक में भी कोई ऐसी बात करती थी, तो हसन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और यहाँ ज़ारा ओपनली उसको कह रही है कि भई मैं पिल्स ले रही थी और मैं तुम्हारे साथ बच्चे नहीं करूँगी। सो उससे आप यही रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो बिकॉज़ हसन जो है वो इसी तरह का इंसान था। वो किसी भी पॉइंट के ऊपर ना ठीक हुआ था, ना कोई इम्प्रूवमेंट आई थी, ना ही वो कोशिश उसने की थी कि कोई उसके अंदर चेंज आए। सो वो उसका लेवल जो है वो यही था। और ज़ारा का अगर रिएक्शन देखें व्हेन शी स्लैप्स हिम बैक, आपको वो भी समझ आती है कि यार ये वो बंदी है जो पढ़ी लिखी है, फाइनेंशियली एम्पावर्ड है, इसके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, इसके पेरेंट्स ने इसको काफ़ी दफ़ा कहा है कि तुम बंदे को छोड़ कर आओ, बंदा तुम्हारे लिए कभी भी नहीं ठीक होने वाला, वो ऐसा ही रहेगा। और वो अपने पेरेंट्स को बार-बार कन्विंस करती रही और झूठ भी बोलती रही कि नहीं इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गई है, ये चेंज हो गया है। उसने बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया और किस दिन के लिए? इस पॉइंट के लिए कि भई बंदा इससे जो है वो मारे खाती रहे। सो ज़ारा के फेस के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर एक थोड़ा-सा डिसबिलीफ भी होता है, हर्ट भी है, वो शॉक्ड भी है, हार्ट ब्रेक भी है, डिस्गस्टेड भी फ़ील करी है कि यार ये इंसान है जिसके लिए मैंने इतनी कोशिश की और मैंने इतनी एफ़र्ट की अपने रिलेशनशिप बचाने के लिए। सो जब वो आगे से थप्पड़ मारती है, वो भी आपको समझ आती है कि ज़ारा का क्यों वो रिएक्शन था। बट फाइनली उस पॉइंट के ऊपर हसन जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उसको लेके जाता है, दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर आपको जो अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं, आई थिंक वो पॉइंट था सीन का जब मुझे लगता है कि इट बिकेम टू रियल फॉर अस। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं एक्चुअली उसको विटनेस कर रही हूँ, क्योंकि जब दादी बाहर खड़े होकर दरवाजे के ऊपर ठक-ठक नॉक कर रही होती है और हल्का-हल्का रो के कह रही होती है कि मत करो, छोड़ दो ये करके, तो मैं लिटरली आई वाज़ स्क्रीमिंग कि यार क्या कर रही है दादी? ये अंदर क्यों नहीं जा रही? दरवाज़ा तोड़वाए, नौकरों को बुलवाए, पुलिस को कॉल करे, पेरेंट्स को बुलवाए, ये क्या बस हल्का-हल्का रो के वो कर रही है। सो मैं लिटरली उस पॉइंट के ऊपर चीख रही थी कि दादी कुछ कुछ कर क्यों नहीं रही है? अंदर ज़ारा है और स्पेशली जब आपको डायरेक्टर शॉट्स भी दिखा रहा है ज़ारा के, जब उसको खिड़की से आपको पता चल रहा है कि वो कभी उधर घसीट रहा है, कभी उधर घसीट रहा है, अंदर से आपको तोड़-फोड़ की और शोर की सही आवाज़ें आ रही हैं। सो आई थिंक वो सारी जो एग्ज़ीक्यूशन थी वो बहुत इम्पैक्टफुल थी। एंड फाइनली जब दरवाज़ा खुलता है और आप देखते हैं कि ज़ारा जो है वो जिस तरह से पड़ी होती है, शी इज़ हाफ़ कॉन्शियस, शी इज़ हाफ़ अनकॉन्शियस और दादी जो है वो जा रही होती है उसके पास, हसन के पास, थोड़ा-सा उसकी मलामत-शलामत भी करती है, थप्पड़-शप्पड़ भी मारती है, लेकिन समहाउ आपको उस पॉइंट के ऊपर दादी और हसन दोनों के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि लिटरली नेक्स्ट सीन के अंदर दादी हसन हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं ज़ारा को फाइनली, तो वो डॉक्टर से झूठ बोल रहे होते हैं कि ये गिर गई। और चलें हसन का तो समझ आता है, ऑब्वियसली ही इज़ द मेन कल्प्रिट, उसने झूठ बोल रहे हैं। उसने ज़ारा के पेरेंट्स को भी कॉल नहीं की क्योंकि उसको पता था कि ज़ारा के पेरेंट्स फ़ौरन आके उसकी असलियत जो है खोल देंगे डॉक्टर्स के सामने। सो हसन का तो आपको पता है कि रीज़न क्या है, भई वो तो टॉक्सिक इंसान है, वो तो उसने ऐसे ही करना था। दादी का यहाँ पे मुझे ये मसला है कि वो भी हसन के साथ खड़े होकर झूठ बोल रही है। उसको पता है कि क्या हुआ है, उसको पूरी सिचुएशन पता है, उसके सामने सब कुछ हुआ है एंड इवन नाउ शी इज़ नॉट कॉलिंग ज़ारा के पेरेंट्स। वो किसी को पुलिस को नहीं बता रही है, वो डॉक्टर्स को नहीं बता रही है, वो हसन के साथ दोबारा खड़े होकर कन्वीनिएंटली झूठ बोल रही है। इसलिए मैं हमेशा से डे 1 से कहती आई हूँ कि दादी का जो कैरेक्टर है, शी इज़ बेसिकली एन एनेबलर। एनेबलर का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके सामने कोई गलत काम करे और आप उसको शाबाश दोगे, तब आप एनेबलर बनोगे। अगर आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है, आप चुप हो, आप उसका साथ दे रहे हो, आप जो विक्टिम है उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, उसके साथ खड़े नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें करके भी आप एनेबलर बन रहे हो एंड दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट दादी इज़ डूइंग। ना उन्होंने शादी से पहले ज़ारा को बताया, ना उन्होंने शादी के बाद बताया कि भई ये साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा रहा। अभी इस पॉइंट के ऊपर जब वो पिक्चर देख रही होती हैं कि जो नाज़िया के साथ हुआ वो मैं ज़ारा के साथ नहीं होने दूँगी। इस पॉइंट पर अगर वो बता भी देती हैं ज़ारा को कि नाज़िया की जो भी स्टोरी थी, जो भी किया हसन ने या उसके बाप ने, क्या फ़र्क पड़ता है? आपने ऑलरेडी ज़ारा को जिस तरह के इमोशनल ट्रॉमा से गुज़ारा है, आपके पास एक चॉइस थी, आपके पास हर
पॉइंट पे, हर सिचुएशन में एक चॉइस थी कि आप ज़ारा के साथ ऑनेस्ट होती। और कुछ नहीं तो एंड में जब वो हॉस्पिटल में आपकी बेहोश पड़ी थी, उस पॉइंट पे तो आपके पास चॉइस थी ना कि आप सच बोलती और आप पेरेंट्स को फ़ौरन से कॉल करती और आप कहती कि आप पागल है मेरा बेटा, जान छुड़ाओ इससे, अपनी बेटी से और किसी तरह बचा के इसके लेके जाओ। हर सिचुएशन में, हर पॉइंट पे आपके पास चॉइस थी, लेकिन आपने क्या चूज़ किया कि आप हसन के साथ खड़ी रहो और बस ठीक है मेरा बेटा उससे हो गया गलती से, थोड़े से आप आंसू बहा लो ज़ारा के लिए, सो दैट इज़ नॉट इनफ। यहाँ पे जब फाइनली हसन जो है वो कॉल करते हैं पैनिक में आके नुमैर को कि भाई हॉस्पिटल आ जाओ, उनको समझ नहीं आ रहा कि और किसको बुलाएं। नुमैर जब आते हैं और वहाँ पर जो नुमैर के एक्सप्रेशंस होते हैं जब वो ज़ारा को देखते हैं और इंस्टेंटली उनको पता चल जाता है कि ये जो है वो सीढ़ियों से या किसी गिरने के निशान नहीं है, ये एक्चुअली उसको मारा गया है। और उस पॉइंट के ऊपर वो दादी को जो लुक कराते हैं, वो एक लुक भी नहीं है, वो बार-बार देख रहे हैं, एंड देन ही इज़ कंट्रोलिंग हिमसेल्फ एंड देन ही लुक्स एट दादी अगेन, और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करें कि ऑफ कोर्स उनकी जो एज है और जो जेंडर है वो नहीं बोल सकते, लेकिन वो 5-6 दफ़ा लुक कराते हैं दादी को एंड देन वो गुस्से से बाहर निकलते हैं। और सबसे अच्छी और खूबसूरत बात मुझे डॉक्टर नुमैर की ये लगती है कि वो हसन से जाके कुछ पूछते नहीं हैं कि क्या हुआ या कि क्यों तुमने मारा या क्या। वो डायरेक्टली उनको जाके कहते हैं कि तुम मतलब इतने पढ़े-लिखे इंसान हो और तुम औरत पे हाथ उठाते हो। और उसमें आगे हसन जिस तरह से भी डिफेंड कर रहा होता है कि वो कुछ हो गया या ये सीन हो गया था या वो हो गया था, डॉक्टर नुमैर उस पॉइंट के ऊपर होते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर बुलशिट। और जो उनके कुछ 1-2 डायलॉग्स थे वो भी मुझे पसंद आए कि भई मर्दानगी ये नहीं है कि तुम औरत के ऊपर हाथ उठाओ। और अगर तुम्हें इतना प्यार है ना उससे, तो तुम उसके ऊपर कभी हाथ ना उठाते। एंड स्पेशली जो एंड में जब हसन दोबारा अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, नुमैर इज़ लाइक शुश, और इस तरह से उनको हाथ करके जाते हैं कि भई मैंने तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम कुछ बोलोगे और तुम कुछ सेंस बनाओगे। जब तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया तो तुम्हारा बोलने का तुम्हारे पास राइट ही नहीं है। सो वो जो एक्सप्रेशन था नुमैर का, वो जो शट अप कॉल थी हसन को, आई थिंक दैट वाज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। सो ओवरऑल बहुत आई थिंक पावरफुल एपिसोड। यहाँ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी ड्रामा राइटर और डायरेक्टर को कि एक सोसाइटी की बहुत ट्रू रिफ्लेक्शन उन्होंने ऑडियंस तक पहुँचाने की कोशिश की है इस ड्रामे के थ्रू। अक्सर ये होता है कि इंसान के अंदर 100 रेड फ्लैग्स होते हैं, बट यू आर लाइक कि नहीं शादी होगी तो ठीक हो जाएगा, बच्चे होंगे तब कोई मसला नहीं रहेगा। ऐसे नहीं होता। आपका जो पार्टनर होता है वो आपका थेरेपिस्ट नहीं होता, वो आपको ठीक करने के लिए आपकी ज़िंदगी में नहीं आया होता। सो यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस कि आपका पार्टनर इज़ देयर टू सपोर्ट यू, योर पार्टनर इज़ नॉट देयर टू फिक्स यू। आपको खुद जो है अपने आप को इमोशनली हील करना है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इमोशनली हील नहीं करेंगे, आपको कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा कि आपके कोई एंगर इश्यूज़ हैं, आपको नहीं पता होगा कि आपके क्या ट्रिगर्स हैं जिसके ऊपर आपको गुस्सा आता है। और जब आपको ये नहीं पता होगा तो आपको अपने इमोशंस पे किसी किस्म का कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। आप कभी किसी भी इंसान को किसी भी रिश्ते के अंदर कोई सेफ स्पेस नहीं दे सकते, एंड आई थिंक यही मसला हसन का था। हसन ने ज़ारा को इस रिश्ते के अंदर डायमंड्स भी दिए, आईफ़ोन भी दिया, ट्रिप्स भी दिए, बहुत एक लग्ज़ूरियस लाइफ़ भी थी। लेकिन एक चीज़ जो वो ज़ारा को नहीं दे सके, दैट वाज़ द सेफ स्पेस, जो कंप्लीटली मिसिंग थी उनके रिलेशनशिप में। डे 1 से लेकर ज़ारा कंफर्टेबल नहीं थी उनसे कोई भी बात करने में, क्योंकि उनको नहीं पता होता था कि हसन का क्या रिएक्शन होगा, किस चीज़ के ऊपर वो फट पड़ेंगे, किस चीज़ के ऊपर वो नाराज़ हो जाएँगे, किस चीज़ के ऊपर वो गुस्सा करना शुरू कर देंगे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका जो भी अनरिज़ॉल्व्ड इमोशनल बैगेज है, वो अपने पार्टनर के ऊपर डंप ना करें, बल्कि खुद ही आप जो है उससे डील करें। और इनफैक्ट आप शादी से पहले अपने जो भी जिस भी रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं उसके साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट हों। ये मुझे एक रीज़न लगता है जिसकी वजह से आई थिंक कि हसन जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की रिडेम्पशन जो है वो डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि वो किसी पॉइंट के ऊपर ज़ारा के साथ ऑनेस्ट नहीं थे। ना शादी के स्टार्ट में उन्होंने बताया, ना शादी के बाद वो ऑनेस्ट रहे, तब भी झूठ बोलते रहे, जो पूरी ये साइकियाट्रिस्ट वाली एपिसोड रही। एंड थ्रू आउट वो ज़ारा को ये फ़ील कराते रहे कि तुम्हारे लिए जा तो रहा हूँ और क्या करूँ? जैसे वो ज़ारा को कोई फ़ेवर दे रहे हों। ये बात मैं बार-बार करूँगी कि हसन जो हैं वो ये चीज़ उनको अपने लिए करनी चाहिए थी। वो ज़ारा के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे कि अगर वो किसी थेरेपिस्ट के पास चले भी जाएँ, उनका मसला है, वो उनके अंदर एक प्रॉब्लम है दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। ज़ारा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस पॉइंट के ऊपर। सो वो ये बार-बार ज़ारा को जताना कि मैं जा रहा हूँ, इससे शो होता था कि हसन जो हैं वो कभी सिंसियर थे ही नहीं। अगर वो सिंसियर होते तो वो ज़ारा को पहले ही कहते थे कि भई ठीक है, मेरा ये मसला है, शादी के टाइम पे नहीं बताया, अब तुम्हें पता चल गया है, तुम अपने घर जाओ, जब तक मैं ठीक नहीं होता तुम्हें घर से वापस आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपने गुस्से की वजह से किसी भी डेंजर सिचुएशन में करूँ। वो अगर एक्चुअली ठीक होते या वो एक्चुअली इम्प्रूव करना चाहते या वो एक बेहतर इंसान बनना चाहते तो वो ये कहते ज़ारा को। लेकिन उस टाइम पे उनको था कि नहीं, ज़ारा किसी तरह वापस आ जाए और फिर मैं इनको ट्रैप करता हूँ इस तरह से कि मैं इनके साथ बच्चे कर लेता हूँ, बच्चे हो जाएँगे तो ये कैसे मुझे छोड़ के जाएगी और फिर तो ये मेरी हर तरह की बुलशिट बर्दाश्त करेगी। सो जो उनका प्लान था वो कभी भी ज़ारा के साथ सिंसेरिटी का नहीं था। इस वजह से आई थिंक प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आई रियली होप कि इस कैरेक्टर को किसी तरह की भी रिडेम्पशन ना दिखाएँ। ये नहीं डिज़र्व करते, इसमें इनमें सिर्फ़ रेड फ्लैग्स हैं।
ट्रॉमा हो, ना ट्रॉमा हो, कोई और स्टोरी हो, जैसे अभी वो नाज़िया की स्टोरी दादी जो है जब पिक्चर देख कर कह रही होती हैं, सो आई थिंक प्रोबेबली इनके अब्बा जो हैं वो भी ऐसे ही इंसान थे और ये शायद एंड में यही दिखाएं कि भाई एक जो साइकिल है वो आपका टॉक्सिक इसी तरह से रहता है और उस साइकिल को ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत होती है। पेरेंट्स को लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बच्चों के सामने ना गुस्सा करें, क्योंकि फिर बच्चे भी इवेंचुअली वही करना शुरू कर देते हैं। सो शायद स्टोरी इस तरफ जाए, लेकिन द पॉइंट इज़ कि आई डोंट वांट हसन जो है वो किसी तरह से भी रिडीम हो। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो स्टोरी और डायरेक्शन के साथ साथ परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी थी। बोथ मावरा एंड मोहिब डिड अ वंडरफुल जॉब, दे कम्प्लीटली ओन द एपिसोड्स। आपको एक्चुअली हसन के कैरेक्टर के लिए नफरत फील हो रही होती है एंड ज़ारा के लिए यू जेन्युइनली वांट कि आई होप शी इज़ सेफ और बस शी इज़ आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू बोथ मावरा एंड मोहिब, दे डिड अ स्प्लेंडेड जॉब। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को ये परफॉर्मेंस जो है दोनों की कैसी लगी, ओवरऑल ड्रामा जो है उसकी जो प्रोग्रेस है वो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।